अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप ये शो देखते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 और इस शो को पसंद करते हैं। नादिया खान मेरे साथी होती है, लेकिन आज वो नहीं है। 10 बजे वो आपको ज्वाइन करेंगी और बहुत कुछ है हमारे शो पर। आज वक्त कम और मुकाबला सख्त वाकई आज शो पर है, क्योंकि बहुत से इश्यूज हमने तैयार किए हुए हैं आपको बताने के लिए। तो जल्दी से आपको बता देते हैं रन डाउन क्या है, आज क्या क्या हमने डिस्कस करना है। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया है, भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया। बड़ा ज़बरदस्त वो इंटरव्यू है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया वहाँ पर। ये इस पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे जो नंबर प्लेट्स चेंज हो रही हैं मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स आ रही हैं और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और चालान वगैरह भी हो रहे हैं। तो शहरी भी परेशान है, जब जाते हैं वो एक्साइज तो वहाँ पर नंबर प्लेट्स का वसूल ज़रा मुश्किल हो जाता है, दूसरी तरफ रोड पर निकलता है तो चालान हो जाता है। तो इसकी भी हम इशू की बात करेंगे। इसके साथ साथ एक्ट्रेस सुबैरा असगर की जो डेथ है, बड़े हैरान कुन चश्मकुशा इंकशाफात भी हो रहे हैं और अजीब व गरीब सी मिस्टीरियस सी उनकी डेथ हुई है। 8 महीने बताया जा रहा है कि डेड बॉडी पड़ी रही है उनके अपार्टमेंट में, फ्लैट में, और किसी ने नहीं पूछा, किसी ने कोई कॉल नहीं की, या की तो फिर अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कहीं जाकर। उनके घर वाले कहाँ थे, उनके फैमिली मेम्बर्स कहाँ थे, रिश्तेदार कहाँ थे, उनके कोलीग्स कहाँ थे, फोटोग्राफर्स जिनके साथ वो काम करती थी वो कहाँ थे, किसी ने पूछा नहीं, नेबर्स उन्होंने नहीं पूछा। तो अब इसकी जब DNA होगा और फिर तमाम फोरेंसिक्स होंगे, पोस्टमार्टम होगा, तो फिर पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो इसकी हम बात करेंगे। फिर मैंगोस पर बात करेंगे, आम का मौसम है, सब आम शौक से खाते हैं, तो इसकी भी हम जरा सी बात करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी से मुलाकात होगी और डर्मेटोलॉजिस्ट भी हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी शो के आखिर में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग दी है और उन्होंने भारतीय मज़मूम अज़ाइम को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सलामती गैर मुस्तहकम करने की ये साजिश है। अच्छा, 2-3 चीज़ें उन्होंने की हैं, 2-3 चीज़ें उन्होंने वाज़े की हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि भारत जो है वो एक उनकी रियासती पॉलिसी है, यानी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की उनकी कोशिश, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना, ये भारतीय रियासती पॉलिसी लगती है, यानी एज अ रियासत उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई हुई है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि पॉलिटिकल जो क़यादत है वहाँ की वो भी इंडोर्स करती है और उसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी को लेकर है। फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। तो ये 2-3 चीज़ें उन्होंने की और ये भी बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कैसे लड़ रहा है। तो जो DGISPR ने एक इंटरव्यू दिया है, इससे मुतालिक ज़रा हम एनालिसिस लेंगे कि कितना ज़रूरी है और कितना बरवक्त है भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब देना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंटरव्यू दिया, उसकी भी बात होगी। तो हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिना साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। DGISPR ने 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह की हैं। एक तो उन्होंने ये बताया है कि ये भारतीय पॉलिसी है, रियासत की ये पॉलिसी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना बड़ी अलार्मिंग बात है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस भारत है और भारत की पॉलिटिकल जो क़यादत है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है और उनके एतराफ़ी बयानात मौजूद हैं कि किस तरीके से वो इस खित्ते में आग लगा रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, DGISPR की जो इंटरव्यू ने अल जज़ीरा को दिया है, इसके अंदर बड़ी वाज़ेह तरीके से 2 चीज़ों को कवर किया गया है। एक, ऑपरेशन बुरहान मरसूस के अंदर जो उनके राफेल जहाज गिरे थे जिसके दौरान उनको नुकसान हुआ, और सबसे बढ़ के ये कि इंडियंस जब से ऑपरेशन बुरहान मरसूस के बाद उनको शिकस्त हुई थी, उसके बाद से वो तकरीबन 40 कैपिटल्स में मूव कर चुके हैं, उनके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोर जो है, और वहाँ पे पाकिस्तान को पहलगाम के बैकग्राउंड में रखते हुए मलाइन करने की कोशिश की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की सफारतकारी ने स्पेशली ऑपरेशन जो हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो उसमें पाकिस्तान का जो एक इम्प्रेशन नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर पड़ा है और एक जिम्मेदार एटमी ताकत के हिसाब से पड़ा है। उसको पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। तो उस सिलसिले के अंदर आप जितने भी उनके एफर्ट्स देखें, चाहे वो FATF के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पुश करना हो, G7 में मोदी को हजीमत का सामना कराना हो, इसी तरह क्वाड के अंदर जयशंकर जैसे अपनी शिकस्त को मानते हुए नजर आए हैं, इसी तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ताज़ा ब्रिक्स के अंदर, इन तमाम अलामियों के अंदर इंडियन का मिशन ये था
कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ के आलामिया में उनको मुलायम किया जाए। लेकिन अब दुनिया को बड़े वाज़ेह तौर पर इस चीज का जो है वो एहसास है कि इंडिया की जो नैरेटिव है उसके पीछे ठोस कोई सबूत भी नहीं है, और पाकिस्तान हमेशा से कहता चला आया है कि आप हमें दें सबूत, हम इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और दुनिया के साथ मिलकर और आप लोगों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से मैं ना मानूं कि रट जो इंडिया ने लगा रखी है वो दुनिया में मजीद चलने नहीं जा रही। दुनिया का खुद का चेहरा जो दुनिया के अंदर जो इंडिया का चेहरा है जो टेररिज्म के लिहाज से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, कतर हो, अब तो रॉ के बड़े वाज़ेह तौर पर अब लेटेस्ट अब देखें तो ईरान के अंदर जिस तरह से रॉ ने अपने पंजे गाड़े और मोसाद को उन्होंने इंफॉर्मेशन दी और उनको उनकी लीडरशिप को नुकसान पहुंचाया, तो हर तरीके से इंडिया आइसोलेशन का शिकार है। तो लिहाजा इस वक्त हमारे जो डिप्लोमेटिक कोर है वो, और प्लस हमारे से भी एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने जैसे चीजों को लेके आगे बढ़े, और स्पेशली उन्होंने जो इंडिया के बड़े मजे हुए एक एंकर को इंटरव्यू दिया है, मतलब मैं समझता हूँ कि इससे और उनकी शर्मिंदगी जो है उससे बड़ी है, और बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। जी अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि DGISPR ने जो इंटरव्यू दिया है इसमें बड़ी वजाहत से उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत के खिलाफ किसी भी जारियत को इलाकाई इस्तेहकाम के खिलाफ समझता है। तो यहां भी एक वाज़ेह मैसेज दे दिया, और उसके बाद उन्होंने ईरान से मुताल्लिक भी कहा कि पाकिस्तान सियासी और सिफारती हिमायत का अदा करता है। तो ये भी जहां मैसेज पहुंचना था वो पहुंच गया है कि यहां से भी हमने कोई नजर नहीं हटाई हुई है, इधर भी हमारा वाज़ेह तौर पर एक स्टांस मौजूद है। पाकिस्तान एक सिक्योरिटाइज स्टेट है। अगर आसपास अपने सारे देखें तो साउथ में एक्सट्रेजनल फोर्सेज हैं, ईस्ट में हमारे इंडिया है, वेस्ट में देखें तो ईरान डिस्टर्ब है और अफगानिस्तान डिस्टर्ब है, नॉर्थ हमारा फिर शुक्र है कि चाइना है वहां पर। अब इन तमाम चीजों को अगर सामने रखें तो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से एक प्रेशर रहा है, जो आपने बिल्कुल ठीक है कि राइट क्वार्टर राइट ईयर्स तक हमारा मैसेज पहुंच गया कि ईरान के खिलाफ न हम अपनी सरजमीन, ना अपनी एयर स्पेस, ना कोई इस तरह की चीज कि जिसके हमने ब्रदर इस्लामी हमसाया मुल्क के खिलाफ कोई हम पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर और इंडिया खास करके मोसाद के साथ मिलकर और नेतन्याहू के साथ मिलकर पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहा था। तो बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया। इसी तरह जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, जब वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गए थे, उन्होंने भी राइट क्वार्टर जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के साथ हैं बड़े वाज़ेह बताया कि अगर आपने हमारी सालमियत और हमारी जो सवरेनिटी है उसको आपने चैलेंज किया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वो बहुत शदीद होगा, वो पेनफुल होगा और आपकी सोच से कई गुना बढ़ के होगा। तो लिहाजा बड़े वाज़ेह तौर पे सब बता दिया गया, डोंट मेस विद पाकिस्तान। जी अच्छा, जेवन पीपल्स पार्टी ने जो इंटरव्यू दिया है वो भी उन्होंने बड़ा जामे एक इंटरव्यू दिया, पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा, बाकायदा तौर पर पेश किया। अच्छा, उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें की। उन्होंने FATF से मुताल्लिक़ उजागर किया कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं उसका एतराफ़ FATF ने कर लिया है। फिर 92,000 हमने जाने दिए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए, जो केसेस हमने रजिस्टर किए हैं दहशतगर्दियों के खिलाफ, जितनी गिरफ्तारियां हुई वो सब बताया। फिर एक पर्सपेक्टिव उन्होंने अफगानिस्तान का जिस तरीके से रखा, आपने सुना होगा इंटरव्यू कि 9/11 से पहले कुछ और तस्वुर किया जाता था, फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर देखा जाता था, फिर वो दहशतगर्द हो गए। तो दुनिया के नैरेटिव्स चेंज हुए हैं, हम तो नेबर्स हैं, हम मुतासिर हो रहे हैं इससे। देखिए, आप सब चीजें चेंज कर सकते हैं, ज्योग्राफिया को चेंज नहीं कर सकते हैं आप। चाहे वो ईरान के अंदर इरानी रेवोल्यूशन गार्ड के साथ हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो पिछले साल, या फॉर दैट अफगानिस्तान के साथ कॉन्टिन्यूसली जितना वो TTP को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, बिकॉज इंडिया ने वहां पे खासा इन्वेस्ट कर रखा है और एज क्विड प्रो को वो ये सब चीजें करते हैं। तो लिहाजा दुनिया को जो इनको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान को, ये दुनिया के हक में खास आमतौर पर पाकिस्तान के हक में खास करके मुनासिब नहीं है। अब देखें, रशिया ने सबसे पहले वहां पे स्टेप लिए और अब उनके ताल्लुकात बनेंगे, तो हमारे भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। लेकिन चूंकि हम एक क्रिस क्रॉस, एक मल्टी डायमेंशनल, एक कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे हमने दुनिया के साथ खड़ा होना होता है। लेकिन हमें एट द सेम टाइम रीजनल लेवल के ऊपर भी देखना है। तो इन तमाम चीजों को सामने अगर रखा जाए तो दुनिया को बड़े वाज़ेह तौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने बताया है कि अफगानिस्तान के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, इनके स्टेक्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब वो जाके अमन के और दुनिया के नैरेटिव को, दुनिया के पोजीशन मुख्तलिफ इशूज के ऊपर लेके चलेंगे। तो बड़े वाज़ेह तौर पर बड़े ठोस तरीके से रीजनल पॉलिटिक्स को बिलावल भुट्टो साहब ने कवर किया। जो है तो जूनियर एज पर एज इज कंसर्न, लेकिन उनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह सब इतना अच्छा हो गया है कि नाउ ही इज सीन एज अ वेरी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिचौर एक पॉलिटिशियन के तौर पर सामने उभर कर आए हैं।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड एमएस ने वक्त दिया और ये वाज़े पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा और वक्तन फ़वक्तन हम रखते रहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बार बार कहा जा रहा है कि आपने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि बहुत से सेगमेंट्स हमने इस वक्त देखने हैं। अच्छा, दूसरा इशू कराची का हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको शो के आगाज में बताया कि नंबर प्लेट का उसूल शहरियों के लिए मुश्किल एक टास्क बन गया है। जाली नंबर प्लेट बेचने वालों के खिलाफ महकमा एक्साइज ने पुलिस के साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा नई अजरक वाली नंबर प्लेट शहरियों को मुफ्त में फराम करने वाली फलाही और सियासी तंजीम के दफ्तर पर एक्साइज डिपार्टमेंट छापा मारकर मुतादिद अफराद को हिरासत मिली। अच्छा, मामला यह है कि आपको अपडेटेड नंबर प्लेट लगानी है, अजरक वाली नंबर प्लेट लगानी है और अगर वो नहीं होगी किसी भी गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनका चालान किया जाएगा। अब जब लोग इसके उसूल के लिए जाते हैं मुताल्लिका डिपार्टमेंट में तो वहाँ तो डिले होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है। सभी लोग जा रहे हैं, 5000 से ज़ायद बल्कि दरखास्तें आ चुकी हैं, इससे ज़्यादा दरखास्तें आ चुकी हैं कि उनको नंबर प्लेट चाहिए। अब जब तक उनकी नई नंबर प्लेट नहीं आती है तो वो शहरी क्या करे? शहरी इस गुमागू किसी कैफियत में है कि अगर अपनी गाड़ी को बाहर निकालते हैं रोड पर कभी भी उनको रोक लिया जाएगा और उनका चालान कर दिया जाएगा। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई है? ये नंबर प्लेट नई क्यों आ रही है? क्या डेटा को अपडेट किया जा रहा है और इससे थेफ्ट में कमी? यानी ज़ाहिर इक़दाम इसीलिए किए जा रहे हैं ना कि सिस्टम को बेहतर किया जाए। तो देखना यह है कि अब इस्तेदाद कार में भी इसके साथ साथ इजाफा किया जाता है या नहीं। एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये जो गिरफ्तारी भी की है बहुत सी, और ये जो नंबर प्लेट्स जाली हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज एक्साइज ज़राए के मुताबिक छापा आला अफसरान की खुफिया इत्तला पर किया गया, जहां फैजान हुसैन को फिलफौर तलब भी कर लिया गया है। ये एक शख्स है जो कि जाली नंबर प्लेट के कारोबार में मुलविस है। हमें ज्वाइन किया है मुकेश कुमार चावला साहब ने, जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि नई नंबर प्लेट्स का जो इजरा किया जा रहा है इसका फैसला क्यों किया गया, आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए जी, नई नंबर प्लेट्स का इजरा जो शुरू हुआ है वो हुआ है 2021 में। 2021 में ये टेंडर हुआ था, 2021 में G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट NRTC के साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसमें ये सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स लॉन्च की गई थी। क्योंकि 2021-22 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था, उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए ये रीडेबल नंबर प्लेट्स भी ज़रूरी थी एंड सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट ज़रूरी थी। क्योंकि अगर आप इस सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट को देखें तो इसमें आपका बार कोड भी दिया हुआ है, इसमें आपको थ्रेड लाइन जो दी हुई है उसमें सिक्योरिटी कोड है आपका, और एक हॉलोग्राम दिया हुआ है जो बेसिकली जिसमें आप अगर इसको 3 साइड डायमेंशन से देखेंगे तो इसमें आपको कायदे आज़म साहब की मज़ार भी नज़र आएगी, इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी मोनोग्राम नज़र आएगा और इसमें पाकिस्तान लिखा हुआ भी नज़र आएगा विद सिंध। तो बेसिकली ये जो आइडिया था नंबर प्लेट लॉन्च करने का, सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट अजरक के साथ, ये एक्चुअली शुरू हुआ था 2011 में प्रोजेक्ट। 2012 में इसका पहला टेंडर हुआ था जो कोर्ट में स्टे हो गया। 2013 में गवर्नमेंट चली गई, फिर 2013 में जैसे ही गवर्नमेंट आई तो फिर इसको रीटेंडर किया गया, फिर 5 साल के लिए स्टे हो गया। और उसके बाद 2018 के बाद जब वापस गवर्नमेंट आई फिर हमने टेंडर किया, 2021 तक इसमें फिर स्टे हो गया। तो ये जो नंबर प्लेट चेंज करने का और लॉन्च करने का आइडिया ये 2011 से शुरू हुआ था और अप्रैल 2022 में हमने ये नंबर प्लेट इंट्रोड्यूस कराई और अब तक तकरीबन 20 लाख नंबर प्लेट्स पिछले 3 साल में हम इशू कर चुके हैं। जो पहले बैच में तकरीबन 8 लाख का प्लेस था ऑर्डर हमारा, दूसरे में तकरीबन 12 लाख का था। तो 8 लाख में से तकरीबन 5 साल न्यू मोटरसाइकिल्स रजिस्टर हुई हैं उस पहले बैच 8 लाख में से, और दूसरे 12 लाख के बैच में से अभी तक 7 लाख मोटरसाइकिल्स ये नंबर प्लेट ले चुके हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो 10 से 12 लाख नई और पुरानी मोटरसाइकिल्स ने ये नंबर यूज़ किए हैं और कर रहे हैं। और इसमें बाकी जो है तकरीबन 8-1 लाख वो गाड़ियां हैं, प्राइवेट हो गई और कमर्शियल हो गई या आपकी बसेस हो गई, ट्रक्स हो गई। तो ये कहना कि ये नंबर प्लेट एकदम नहीं जी, क्योंकि जब अगर 8 लाख मोटर बाइक्स ओनर ने ऑलरेडी ये नंबर प्लेट ले चुके हैं, यूज़ भी कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू कश्मीर, तो ये बात को कहना कि ये एकदम इन्फोर्स किया गया, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। ये पिछले 4 महीने से कैंपेन चल रही है, टाइम एक्सटेंड हम करते आ रहे हैं लोगों को थ्रू मीडिया, आपके मीडिया के थ्रू एंड प्लस असेंबली में भी मैंने
ऑन द फ्लोर 2-3 बार ये बात की है कि काइंडली आप अपना नंबर प्लेट चेंज कराएं और अपनी बुक को भी सरेंडर करें, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर कार्ड भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी टाइम से चल रही है। क्योंकि साहब ये कहिएगा कि ये भी तनकीद की जा रही है कि ये नंबर प्लेट्स अजरक के निशान की वजह से जारी की गई है, इसके बारे में क्या वजाहत देंगे आप? मेरे ख्याल में देखें जी, ये अगर 10-15 दिन पहले ये बात है तो असेंबली में 2022 से ये नंबर प्लेट काफ़ी बार मैं बात भी कर चुका हूँ और काफ़ी बार मीडिया पर भी, और इस पर आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। जब 2022 में जंग में ये इसका कॉलम लिखा गया था, रफ़ीक साहब ने लिखा था, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि ये सिंध की सकाफत, नंबर प्लेट एक सिंध की पहचान, सिंध की गाड़ी की पहचान, सिंध के आदमी की पहचान है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनके पास और कुछ करने को है नहीं। तो लोगों को मिसगाइड करना और लोगों के दिलों में तासुब पैदा करना जो बिल्कुल नाकबूल है। अब ये भी बताइए कि बताया ये जा रहा है और वैसे डेटा भी ये बता रहा है कि जितनी कार्रवाइयाँ और चालान बाइक्स के हो रहे हैं उतनी सख्ती कारों पर अभी नहीं की जा रही है। तो क्या आपने कोई फेज वाइज ये, क्योंकि है तो कारों से मुताल्लिक भी उनको रोका जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा सख्ती नहीं नज़र आ रही कारों पर, वजह क्या है इसकी? देखें जी, मोटरसाइकिल खाली नंबर प्लेट की वजह से तो चालान नहीं हो रही, क्योंकि हमारा जब नोटिफिकेशन है कि नंबर प्लेट आप 14 अगस्त तक मतलब चेंज कराएं, मोस्टली अगर मोटरसाइकिलिस्ट के चालान जो हो रहे हैं वो हेलमेट्स की वजह से भी हो सकते हैं, उनकी गाड़ी की लाइट्स, दूसरी तीसरी चीज़ें, क्योंकि हेलमेट भी बहुत कंपल्सरी है। तो लोगों को एक एक्सक्यूज़ चाहिए। जो लोग एक्सक्यूज़ बना रहे हैं नंबर प्लेट, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस ने बोला होगा जी नहीं नंबर प्लेट लगाएं, वो सिक्योरिटी फीचर लफ्ज़ नहीं बोलने की बजाय अजरक वाली बोल रहे हैं, क्योंकि असल में इस नंबर प्लेट का नाम है सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट और अजरक इसका ट्रेडमार्क है। तो आई थिंक ये एक्सक्यूज़ बनाना कि एकदम मोटरसाइकिलिस्ट, नो, जो आपको बताया है कि 20 लाख गाड़ियों में से 8 लाख तकरीबन कारें और दूसरी चीज़ें रजिस्टर हुई हैं, तो मोस्टली ऐसा समझे 30 to 40% कार्स पर ये नंबर प्लेट लग चुकी है। और कार्स एंड मोटरसाइकिल्स जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको 14 अगस्त तक का टाइम है, काइंडली आएँ और अपनी नंबर प्लेट्स चेंज करें। अच्छा, ये सख्ती भी हो रही है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी नंबर प्लेट आए, तो उस पर रश भी बढ़ता जा रहा है। मुझे बताएं, ऑनलाइन जो अप्लाई करने वाले हैं उनको कितनी मुद्दत में नई नंबर प्लेट मिल जाती है? देखें जी, आप वॉक इन करें हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पर या सिविक सेंटर पर। पहले क्योंकि हम दे रहे थे विद इन 24 आवर्स डिलीवरी कर रहे थे, 20 to 48 आवर्स, मगर एकदम जो ये प्रेशर बढ़ा है तो हमारा NRTC के साथ भी रब्ता हुआ है और पिछले दिनों से हमारी सप्लाईज भी काफ़ी बढ़ गई हैं। बीच में थोड़ी डिले हो रही थी, 4 से 5 दिन लग रहे थे, मगर इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये वापस अपने स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर्स तक आ जाएगा। और चीज़ जो सार्फिन शिकायत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्साइज दफ्तर में मतलब रिश्वत चल रही, रिश्वत का बाजार घर में, मार्केट में 200 रुपए में भी ये नंबर प्लेट मिल रही है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो इस पर आपकी नज़र है कि इस मामले को भी रोका जाए, क्योंकि साइड बाय साइड ही चल रहा होता है इस तरह के मामला भी? देखें जी, जो बात है जहाँ तक सरकारी फीस की 1850 है, तो आप ऑफिशियल रसीद कटाते हैं, तो जब आप ऑफिशियल रसीद कटाते हैं तो आप पेमेंट भी उतनी ही करते हैं। ये चीज़ें बोलना आई टोटली डिसऑर्डर जी। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर मुकेश चावला हमारे साथ है और वो बता रहे थे कि क्या इसकी वजह है, क्या तौजीह है इसकी। उन्होंने कहा कि आप जब भी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करें तो ऑफिशियली करें ताकि इस स्कैम से बच सके और रिश्वत वगैरह से बच सके। तो ये आपने हमारे 2 सेगमेंट्स देखा। अब एक ब्रेक लेना हमने जल्दी से, ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे तो हम उस वाक़े की बात करेंगे। एक्टर सुमेरा असगर की डेथ जिस तरह हुई है तो उसने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं, तो इस पर ज़रा सी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। परसों एक वाक़या हुआ, एक मॉडल, एक एक्ट्रेस की लाश मिली उनके अपार्टमेंट से और पहले ये बताया गया कि वो 1 महीने पुरानी लाश है, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता इंकशाफात हुए, रिपोर्टर्स ने देखा इस मामले को या फिर ऑफिशियल्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो बयानात आए या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की,
उसमें बात पता चली कि 6 से 8 महीने पुरानी ये लाश है। और जब इन एक्ट्रेस का, हुमैरा असगर का देखा गया, उनका इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देखा गया, उनके दीगर जो इंटरव्यूज़ देखे गए, तो सितंबर और आखिरी कॉल्स उनकी देखी गई, तो उसमें सितंबर 2024 से उनका राबता मुनक़ता था सोशल मीडिया से भी, और मुलाकात भी किसी से नहीं हो रही थी, उनके घर वालों से भी कोई राब्ता नहीं था। अच्छा, जब ये लाश मिली तो उसके बाद इनकी फैमिली से राब्ता किया गया तो उनके भाई, और बताया ये जा रहा है रिपोर्टेडली कि इनके भाई और वालिद ने कहा है, यानी उन्होंने एक किस्म का डिसोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। उनके वालिद ने कहा कि हम काफ़ी पहले से उनसे राब्ता हमारा ख़त्म हो गया था। लेकिन ये एक सवालिया निशान है, ये एक अलमिया है कि हम वैसे तो इतने एक्टिव हैं, हमारे फैंस हैं, या एक्ट्रेस की बात करें या फिर मॉडल्स की बात करें, या ये ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, एक दूसरे से राबता बहुत है, कनेक्टिविटी है, सोशल मीडिया पर लोग आपको लाइक करते हैं, सोशल मीडिया पर आपके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, फॉलोवर्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कितने तन्हा हैं, कितने अकेले हैं कि एक अपार्टमेंट में अपनी रिहाइशगाह में मौत हो जाती है और वो 6-6, 8-8 महीने डेड बॉडी पड़ी रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है। नेबर्स ने क्या रिपोर्ट किया, क्या स्मेल उनको आई या नहीं आई, वो कैसे बैठे रहे, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इतना ताफुन फैल जाता है अगर। अच्छा, ये हम सारे इन सवालात के जवाबात तो जब इन्वेस्टिगेशन होंगी, फॉरेंसिक्स होंगे और डिटेल डीएनए की रिपोर्ट होगी और पोस्टमार्टम होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन हम हुमैरा असगर के बारे में कुछ मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी थी कैसी, क्योंकि ये अवामिल है कि कॉज ऑफ डेथ है क्या और क्यों ये इतना बड़ा एक वाकया हो गया। तो हमें ज्वाइन किया है उमर आलम ने, जो कि एक्टर हैं और एक शो में ये लोग साथ ही थे काफ़ी अरसे तक, और वो शो की नेचर कुछ ऐसी है कि जिसमें आपके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता है, कोई सोशली आप ज़ाहिर है मूव अराउंड भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही घर है जिसके अंदर बंद होते, एक दूसरे जानने का बड़ा मौका मिलता है। उमर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? खैरियत है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, ये जो हुमैरा असगर की लाश मिली है उनके अपार्टमेंट से और बताया जा रहा है कि 6 से 8 महीने पुरानी ये लाश है, हुमैरा के बारे में ज़रा हम आपसे जानेंगे। आप जब एक साथ शो में थे, काफ़ी अरसा आपने वहाँ पर गुजारा, उनके साथ बातचीत हुई, तबादला ख्याल हुआ होगा, मुख्तलिफ उनकी पर्सनैलिटी को जानने का मौका मिला होगा। बताइए उनके बारे में कि कैसी थी वो। मैं तो ये कहूँगा कि वो मतलब एक हम सब में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, माशाल्लाह रिजिलियंट थी बहुत, और उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, जो कि शायद उस हमारे जो प्रोग्राम था उसमें शायद इस तरह से नज़र नहीं आया। लेकिन उसकी अच्छी बात ये थी कि हमारे एक कंटेस्टेंट थे रऊफ़ लाला, जो कि हम सब में सीनियर थे, हमारे साथ थे वो। तो वो अक्सर औकात उमेरा जब अपनी नाइट रूटीन किया करती थी तो वो साथ में उनको भी जो है वो कर दिया करती थी, उनकी भी जो है फेस पे लगा दिया करती थी कि आपको भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, आपको भी बेहतर। तो इस लिहाज तक वो जो है उनका ख्याल करती थी। फिर बाद में अक्सर मजाक मजाक में वो ये भी कहा करती थी कि लाला इतनी महंगी क्रीम है मेरी और मैं आपके साथ लगा रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो लाला भी मजाक मजाक में कह दिया करते थे, हाँ हाँ तुम बाहर जाओ तो फिर मैं जरूर तुम्हें क्या कहते हैं एक बुके भेजूंगा इस चीज का थैंक यू करने के लिए। यानी फुल ऑफ लाइफ थी और अपने फ्यूचर को लेके भी कोई यानी कोई इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट या डिप्रेशन की सूरत कभी आपने उनके अंदर नहीं देखी? क्योंकि देखे ना कि हम कॉज ऑफ डेथ जी 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 इस तनाजुर में ही बात कर रहे हैं। हमने कभी भी नहीं देखा था इस तरह से, कभी हमें अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि ऐसा कोई मामला आगे जाके कभी लाइफ में हो सकता है। बट हम जो बात कर रहे हैं वो 2 साल पुरानी बात है, तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं इन सारे मामलात को, 2 साल उस शो को हो चुके हैं। 2 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब अल्लाह करे कि ऐसा ना ही हुआ हो। और अच्छा उमर, मतलब ये बात भी हो रही है कि अब मीडिया के लोग क्या, वैसे तो हम बहुत देखते हैं कि एक दूसरे के साथ सोशलाइज की कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वाकयात भी हो जाते हैं। आपके साथ तो वो रही है, क्या वहाँ से शो से बाहर निकल के आप लोगों का कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई एक दूसरे के साथ होता है ना कि वक्तन फवक्तन मुलाकात होती रहती है, पूछ लेते हैं एक दूसरे को, कभी ऐसा नहीं हुआ?
एक्चुअली ऐसा था कि जब हम लोग बाहर निकले थे तो हम जब 2 महीने साथ रहे तो हम एक दूसरे से काफी उकता चुके थे। एक देखा जाए अगर तो ये मतलब तो आप नहीं मिलते, नहीं पसंद करते इस तरह से मिलना लोगों के साथ। और हमारी बदकिस्मती से मुलाकात नहीं भी हो सकती क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। फिर आपने उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, अपनी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसी वजह से हमारी मतलब मेरी जो आपके लास्ट नोटिस में मुलाकात किसी से हुमैरा भी, से आपसे हुई तो थी। चले नहीं हो सकी, लेकिन यानी आपके हुँ। नोटिस में ये किसी और से, जो वहां पर और कंटेस्टेंट्स थे उनके साथ हो जाती है ना, किसी एक दो के साथ आपकी ज्यादा दोस्ती हो जाती है और आगे मिलते हैं आप, तो ऐसा नहीं था? हाँ, हाँ, मतलब हमारी हमारे लिए कोई इतनी पता नहीं चला हमें इस तरह से कि इससे मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही, किसी हो रही है। हम वही है कि आप जैसे-जैसे प्रोजेक्ट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और फिर आगे नए लोगों से मिलते रहते हैं, नए लोगों के साथ वक़्त गुज़ारते हैं। पुराने लोग इसी तरह से थोड़े-थोड़े आँख से ओझल हो जाते हैं। और इस मीडिया में मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा ये वाला इश्यू ऐसा ही है क्योंकि प्रोजेक्ट करने के लिए आपको रोज़ाना तकरीबन रोज़ाना की बेसिस पे आप नए लोगों से मिल रहे होते जरूरत है। हैं और ये चीज़ फिर माइंड से स्किप हो जाना एक बहुत नॉर्मल सी बात है इस तरह से कि जी। हाँ, ये एक अचंभे की बात ज़रूर है कि 6 महीने गुज़र जाना और कोई कॉन्टैक्ट ना होना किसी से भी। हाँ, यानी हम बता यही बात चले कर रहे हैं थोड़ी। कि कुछ प्रोजेक्ट्स भी वो कर रही होंगी हुँ, और हुँ, हुँ, हुँ। सितंबर अक्टूबर में उनकी लास्ट कोई यानी सोशल मीडिया पोस्ट भी है और इंटरव्यू भी है। तो बिल्कुल। उसके बाद से जब किसी से राब्ता नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हमने यानी देखा नहीं कोई रिपोर्ट पुलिस में हुआ हो मामला। आपकी मीडिया फर्टिलिटी, कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया हो कि भाई हमारी एक कोलीग है, हमारी एक साथ काम करने वाली है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तो बड़ा अजीब सा हुआ, ये समझ से बाहर है ये वाकया। हाँ, ये मतलब वाक़ई एक टेंशन की बात है तो सही अगर देखा जाए इस पे कि आपको नहीं पता चला कि 6 महीने से एक इंसान जो है वो उससे नहीं मुलाकात हो पा रही, उससे नहीं बात नहीं हो पा रही। फिर हमारे यहाँ एक ये भी है कि लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो एक ये केस भी कंसिडर किया जा सकता है शायद वो ट्रैवलिंग पर चली गई हों, कहीं ट्रैवल कर रही हों, इसी वज़ह से नहीं आ रही। और अगर आप किसी को कॉल करते हैं, एक दफ़ा कॉल नहीं मिलती तो आप समझ जाते हैं कि ठीक है जी, वो बिज़ी होंगे, कहीं बात नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जब फिर आपको नहीं आता जवाब, आप नहीं कर पाते, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, तो फिर ही जाके आपका वो दिमाग तब जाए जब आपने कुछ इस तरह का हाँ, सोचा हो या आपको पता और हो जब उस वहां पे वो थी इंसान के आपके बारे साथ में तो कि वहां भी नॉर्मली बातें होती थी, कोई पर्सनल कोई मामला बिल्कुल। उन्होंने अपने डिस्कस किए फैमिली को लेकर, या फिर होता है ना कि किसी को कोई थ्रेट होता है, कोई डर होता नहीं, है नहीं, किसी कोई का? कोई कोई ऐसा ऐसा कोई नहीं था उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ बंदी थी, बड़े अच्छे तरीके से बड़ा मतलब उस शो में उसने जान डाली हुई थी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि वो जो है वो उस शो को जब उसको समझ आया कि शो में करना क्या है, तो फिर उसने प्रॉपर अपना इनपुट दिया और भरपूर तरीके से उसने हिस्सा लिया है उस शो के अंदर और जी। उसने उस शो को एक टाइम पे कहा जाए तो डोमिनेट भी कर लिया था अच्छे टाइम पे क्योंकि वो जब जैसे-जैसे वो एक तो बहुत पढ़ी-लिखी थी माशाल्लाह उसने हमें बताया था उसने मास्टर्स किया हुआ था और वो उसका जो है आर्ट से बहुत गहरा ताल्लुक था, वो जी। पेंटर थी, स्कल्पचर थी, उसने सारी बातें हमें बताई थी तब तो हम बिल्कुल ऐसे ही होता है, नहीं एक मानते आप थे इस जिस तरह से फील्ड के होते हैं तो मज़ाक-मज़ाक में। एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं ना, एक फैमिली की तरह जी, ये जी। है, लेकिन वो आपका फैमिली मेंबर इस तरह चला जाए तो यकीनन दुख भी होता है और फिर बाद में पछतावा भी होता है कि कोई राब्ता रख लिया जाता तो शायद बिल्कुल, इस तरह के बिल्कुल ऐसे ही वाकयात है, ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे मुझे बताएं कि उनकी डेड बॉडी से मुताल्लिक भी उनके वालिद और रिपोर्टेडली, यानी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनके जी, वालिद जी। और उनके भाई ने कहा है कि नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके बहनोई और बहन अब रिसीव करें। तो आपके एक्टर्स वगैरह भी इस बार, सोनिया हुसैन का मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं करता एक तो मैं करूंगी तदफीन, क्योंकि ये। जी। जी। नहीं, ऐसा ही है कि जब ये पहली वीडियो आई थी हमारे पास जिसमें वो कहा गया कि ये सब क्लेम नहीं हो कोई भी क्लेम नहीं कर रहा उनकी फैमिली में से, तो मुझे याद है कि ये पहला थॉट आया था कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तब उतने ही देर में मुझे किंज़ा हाशमी जो है हमारी कैरेक्टर्स उनका मैसेज आया कि वो कहती हैं कि यार हम लोग कर लेते हैं मिलकर इसका कुछ, अगर ऐसा वो घर वाले नहीं क्लेम कर रहे तो हम इसके लिए कर देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये मैं भी सोच रहा था इसमें करते हैं, तो फिर हमने कोशिश की क्योंकि हमें एक तो आइडिया नहीं था कि कहाँ से होगा, क्या होगा। हमारे लिए पहला-पहला जी। ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ है और हमें नहीं पता था कि किस अथॉरिटी से क्लेम किया जाता है। ये तो मैं दाद देना चाहूँगा इनको सोनिया जी को कि उन्होंने फुल फ्रंट पे आके कहा कि भई मैं इसका जो हूँ वो करना चाहूँगी। इनके और सारे ये भी मामलात आपको जो हैरान बाकी के कौन, हैं उमर लगी उनका बात ख़ैर के 6 से 8 महीने ये बताया जा रहा है
तो यानी कोई ताफुल नहीं फैला? जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी वहाँ क्या कोई था नहीं, उनके नेबर्स नहीं थे, और बिल्कुल भी उनको भी महसूस नहीं हुआ कोई उन्होंने कि भाई ये एक अपार्टमेंट बंद है, यहाँ से बदबू आ रही है, ज़रा देखा जाए? मतलब ये सारी चीज़ें समझ से बाहर हैं जो कुछ हुए, जो मामलात हुए। बिल्कुल मतलब ये सारे, बट स्टिल अगर आप कहें इस तरह से कि ये 6 महीने 7 महीने कुछ ऐसा है, कुछ बिल्डिंग्स जो है हमारी डीएचए की उस साइड की, वहां पर काफी बिल्डिंग्स इस तरह की हैं जिनमें लोग हमेशा टेनेंट्स ही आकर रहे हैं, जो जिनकी वो बिल्डिंग्स हैं या जिनके अपार्टमेंट्स हैं वो लोग बहुत कम रहते हैं। तो फिर उस बिल्डिंग का खाली होना भी काफी हद तक ये समझा जा सकता है कि वो बिल्डिंग खाली होगी, उसमें ज्यादा लोग नहीं रह रहे होंगे। और हुमैरा का चूंकि वो बता रहे हैं कि सबसे वो टॉप फ्लोर पे रहती थी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद वहां पर लोग उस तरह से उस बिल्डिंग में इतने लोग ना रहायश बिल्कुल ना रहायश पजीर हो। उमर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और उमर आपने बताया। अच्छा, फुल ऑफ लाइफ थी वो, तो ये कह रहे हैं, और एम्बिशियस थी अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने जो गोल्स उन्होंने सेट कर रखे थे। अब हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है और हेडलाइंस ब्रेक होंगी, उसके बाद हम कुछ मैंगोज़ की बात करेंगे, कुछ डर्मेटोलॉजी और सारी चीज़ें होंगी, बहुत से सेगमेंट्स हैं। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं। राइज एंड शाइन देखिए, नादिया आपको ज्वाइन कर रही होंगी। Very good morning to all of Good you morning. जी। Welcome back to Rise and Shine with me Nadia Khan and Zohib Hassan। क्या बात है ज़ोहिब, टाइज कहाँ गई? वो पॉकेट स्क्वायर तो है, मतलब चीज, हाँ वो तो है, बगैर टाई के नहीं चल जाता है। आप कहाँ, ठीक कहाँ थी मुझे बताएं आप? मैं कहाँ हूँ ये कहाँ पूछिए। है? हाँ। मैं समर वेकेशन पे हूँ। ये कौन सी वेकेशन है अभी बस फिलहाल वाली? उसमें आधा घंटा जो है ना, 1 घंटा एक तकरीबन घंटा। जो है ना, मैं शो से ऑफ ले लेती हूँ क्योंकि समर वेकेशन पे हूँ। अच्छा, सही, गुड है। तो अभी हम मैंगो की बात करते हैं ना, क्या ख्याल है? मैंगो की बात ही नहीं की, मौसम आ गया, गर्मी आ गई। इस दफा आम खाए ना इस ओए सीजन होए, में, अभी भी खा रहे हैं ना? ये मुझे नहीं पता कि अगले साल ऐसे मैंगोज मिले या ना मिले, लेकिन इस साल जो है अमेजिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ी हल्की हुई है भाई, थोड़ी हल्की हुई। सरौली से लेके जो मजा आया है भाई, लंगड़ा, चौसा, दशहरी और रटोल। अनवर रटोल वाज माय फेवरेट, लेकिन मेरा भी टॉप। अच्छा, मेरा टॉप का टॉप लिस्ट क्या है? मेरा पहले अनवर रटोल होता था, अब चौसा हो गया। अब चौसा हो गया? हाँ। अरे चौसे और अनवर रटोल में एक चलता रहता है वो ना, कि कभी चौसा। अनवर रटोल बहुत ही छोटे आ रहे हैं, जीप से कुछ यार, मतलब, लेकिन उसकी खुशबू और उसका जो नहीं, लेकिन बात ये है कि वो आप खा जाते हैं 8-10, पता ही नहीं चलता। चौसा आप एक भी खा लेते हो ना तो इट्स इनफ। हाँ। अच्छा, मेरी लिस्ट में टॉप पे हमेशा रटोल रहता है, फिर उसके बाद चौसा और लंगड़ा। ये तो हम ये जानते हैं भाई, आमों की कहानी तो हम आपस में इतनी बात करते रहेंगे, पूरा शो ही निकल जाएगा। दोनों हमारे मतलब लेकिन मैं फलों का बताऊं, बादशाह है। दुनिया भर में मैंने क्या बहुत आम देखे, इंडिया के देखे, और भी ममालिक से आम आ रहे होते हैं। यकीन करें, जो ऑनेस्टली जो हमारे मुल्क के हमारे आम का मुल्क जो टेस्ट मिठास है उसके अंदर, और वो अच्छा, जहाँ बड़ी मोनोपोली भी आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में, खासतौर पे इंडिया जो है ना, हमारा आम कहीं आने नहीं देते। उनको होता है कि जी एक बार किसी मुल्क के में हमारा आम खा लिया तो इनका तो बिजनेस बैठ गया। इनके इतने सारे आम हैं और इतने बदमजा हैं, क्योंकि हमारे बहुत टेस्टी आम है फॉर सम रीजन। मैं कहता हूँ बस एक तनासुब से ही जाए, क्योंकि फिर यहाँ मसला हो जाएगा। लेकिन चिलगोजे वाली वो चीज हो जाएगी, चिलगोजा जैसे आने नहीं देते। हमारा कितनी जगह रोकते हैं हमारा आम के ना जाए, और जहाँ जाता है तो फिर वहाँ के लोग पागल हो जाते हैं कि हम इतने अरसे से क्या खा रहे थे, ये तो आम नहीं था। मैं आपको बताऊं कि अब बता रहे गेस्ट भी हमारे साथ है, मैं एक चीज बता दूं, 15 यूरोज या 16 यूरोज के बीच के अंदर 1 किलो आम चल रहा है वहाँ पे बार्सिलोना में। बिल्कुल पाकिस्तानी आम। हाँ, पाकिस्तानी आम है वो। हालांकि मैं हैरान होती हूँ, कहती हूँ माशाल्लाह हमारी कोई जमीन पे अल्लाह का इतना खास करम है, हर चीज में मिठास है, हर फल में। ये वो कहीं नहीं, थाईलैंड में देख लें, वो आपको वो भी नहीं है, उसमें जूस ही नहीं है भाई। यहाँ का एप्पल देख लें, यहाँ का बनाना देख लें, यहाँ की सारी चीजें देख लें, उनमें मिठास वाली नहीं मिलेगी। अच्छा, मुझे आपको भी पता है कि पहले मैंगो कौन सा आता है? कौन सा वाला? पहले जब मार्केट में, हाँ याद आ रहा है, वो कोई एक छोटा सा मैंगो मैंने इस दफा खाया था कि जी अभी पहले ये आया, ऐसे नाम शुरू होता है। यस यस यस, सही कर, सही, सरौली। सही है। देखिए ये, हाँ, पहले सरौली आता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर लंगड़ा भी आपको नजर आएगा मार्केट में। दशहरी, सरौली और दशहरी साथ साथ आ जाते हैं, फिर लंगड़ा आ जाएगा मार्केट में। फिर यानी लंगड़ा आ जाए और सरौली खत्म हो रहा हो तो इसका मतलब है कि चौसे की आमद है। अच्छा, इस दफा मैंने ये देखा कि जो मैंगोज में पहले होता था ना, पकाने के लिए केमिकल डालते थे, वो नहीं है इस दफा। हाँ, नहीं, वो डालते हैं, देखिए इस दफा नहीं है, वरना तो टेस्ट आता था उनका, तो धो रहे हैं। इस दफा में जो भी मैंगो होता है ये कि मैंगो थोड़ा सा आप घोल के जब खाना खाते हैं, तो घोल के जब खा रहे हो तो उसका ऊपर से उतार के और पहले थोड़ा गिरा दें जूस, ठीक है? हाँ, उसको थोड़ा सा गिरा दें, क्योंकि ऊपर वो कार्बेट टाइप कुछ चीज होती है ना, वो तो खत्म हो जाती है, वो जो केमिकल्स हैं। अच्छा, और अच्छी तरह धोना भी चाहिए। अब ये कि और ये भी कहते हैं कि धो के आप फ्रिज में ना रखें, उसके बाद जो है आप जब उन्हें खाना होता है तभी धोया करें, वरना उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। आम हो और ज्यादा हो। अच्छा, रिंकल्स जो आते क्या, मुझे सब पता है, हुदूद अरबा पता है आम का, रिंकल्स वाला आम सबसे ज्यादा मीठा होगा। नहीं,
यस नहीं, अरे यार, वो अंदर से मुझे लगता है कि ज्यादा पका हुआ है। आई डोंट नो, नहीं, मुझे होता है कि बिल्कुल साफ सुथरा, उसमें एक रिंकल ना हो। चौसा पे अगर रिंकल्स है ना और बगैर रिंकल्स वाला, दोनों आप काट के देख लें, जो रिंकल्स वाला होगा ना उसकी मिठास और ही होगी। अच्छा, मुझे शर्त बिल्कुल है। लगता है कि शायद वो पुराना है या नहीं है। ना, आज लोगों मैं को ट्राई पता ही करती नहीं हूँ, है। आज मैं ट्राई करती हूँ। रिंकल्स वाला आम जो है ना, आज उसी की पहले बारी आएगी। बट आई रियली लव चौसा ना। अपनी प्रेफरेंस की बात होती है कि आपको कौन सा आम पसंद है, कौन सा नहीं पसंद। सारे वैसे मजे के होते हैं, लेकिन स्टिल, और वो जो नहीं, ना यहाँ हमारी चॉइस एक है। हाँ। पहले रटोल है और फिर चौसा है और लंगड़ा। Yes. ये ऐसे ही है ना? Yes. चौसा Yes, तो क्या सही बात है। और मिल्क शेक वगैरह के लिए सिंदरी इज द सिंदरी बेस्ट, और इवन डिजर्ट्स के लिए सिंदरी इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें जो होता है ना, पल्प ज्यादा होता है उसका। सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही है, हाँ, बिल्कुल सही। प्रेफरेंस की बात है या पता नहीं बैड लक भी है कि कभी आम कभी याद आ रहे हैं भाई, आम याद आ रहे हाँ, हैं। ये और मंडी जाके जो आम खरीदने का मजा है वो उसका तो उसकी बात ही कुछ और है। अच्छा, एक और ये चीज, पेटियां देखो जी, हाँ, कौन सी ये लगाए हो? एक और चीज, हाँ, मैंगो जब कटता है, हाँ। एक तो ये कि अब तो बड़े स्टाइल आ गए हैं। मुझे अभी भी ओल्ड स्टाइल पसंद हाँ। है कि उसका ये काटा, उसके दो हिस्से किए काटा, साइडों से। हाँ। और अब मेरा फेवरेट पार्ट बचपन से अब तक एक है, वो है गुठली। गुठली, मैं मुझे बाकी पार्ट नहीं वाह पसंद। वाह वाह वाह। मतलब जो लोग छोड़ देते हैं कि यार गुठली कौन खाए, नहीं, मैं गुठली जरूर चूसने खाती का जो हूँ। मजा है। मुझे सिर्फ वो अच्छी लगती है, पता नहीं समहाउ, या वो जो एक दूसरा पीस खा लूंगी, बट अपने अपनी पसंद की बात है। अच्छा, और मुझे आम की बड़ी, यानी ये बेहतरामी आम की कि आम के आप क्यूब्स काट के और आराम से तमीज से प्लेट में रख दें, फॉक से खाएं। ये सीन नहीं है। ये कोई दूसरों सीन के नहीं। घर में तो तरीका यही है। दूसरों के घर में यही है, दूसरों लेकिन के घर में यही है, लेकिन वैसे जब आप खुद खाएं तो प्लेट में ऐसे हाँ, ये। जो है ना, और कोई देख ना रहो। क्या, अच्छा, बहुत बातें हो गई, बातें होती रहेंगी मजीद भी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, खुशबू आने शुरू हो गई है। हाँ, कल लंच बिल्कुल में ऐसे। मैं ते मैंगो लासा, हाँ सही, मैंगो पार्टी होनी चाहिए ऐसे। है ना। और पता होती थी पहले क्रिकेट मैच वगैरह लोग देख रहे हैं। पंजाब में तो बड़ा ट्रेंड था, एक बाल्टी होती थी, उसमें बर्फ रख दी, और आम उसमें रख डाल दिए, दिया। और सब जो है ना उसमें से खा रहे होते थे। निकाल ड्रामों में हमारे ये सीन्स आते थे, और उसका मजा ही कुछ और होता था। ये बाल्टी में जो बर्फ में ठंडे किए हुए आम होते हैं, क्या बात है, पार्टी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, अच्छा और जी, कैशों तो में। आम की बात तो होती रहेगी, हमारा दोनों का फेवरेट फ्रूट है, तो इस पर बहुत हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेक लेना हमने? अच्छा, ब्रेक पहले लेते हैं, और ब्रेक के बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज को दोबारा कनेक्ट करेंगे। अरे जबरदस्त। और उसकी एक थोड़ी break देर के बाद हम बात करेंगे अबाउट विटिलागो, मिलाजमा, स्किन की कंडीशन। डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगी, तो देखते रहें राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग सुहेब, यहाँ देखेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक शॉट ठाक? चेक करें, जिप हमारी कहाँ से किधर अच्छे लग रहे हैं हम लोग, हाँ, गुड। वेरी अब इधर आ नाइस, जाइए। ग्लैमरस शॉट था। हाँ। और अब हम क्या बात करेंगे राइज एंड शाइन में? भाई, अब Good हम बात morning, करेंगे everyone. ओवरसीज पाकिस्तानी। जैसे आपने भी कहा कि उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, हम उन्हें मिस कर रहे हैं। जो मुल्क से दूर होते हैं और मुल्क के लिए कंसर्न भी रहते हैं, उनके क्या तजुर्बात हैं, जो यहाँ से लोग जाना चाह रहे हैं जॉब के लिए, उनसे भी बड़ा फायदा मिलता है उनकी डिस्कशन से, एक्सपीरियंस से। तो इसलिए हमने सोचा लेकिन कि वो आज भी- बात है कि जिंदगी आसान कहीं भी नहीं है, हर जगह चैलेंजेस मुश्किल। होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी बाहर लोग काम कर रहे हैं तो पैसों की बारिश हो रही होती है, जी इतने घर में पैसे भेज रहे होते हैं, ये हो जाता है। जरूरी नहीं, इतनी उसके पीछे नहीं, बड़ी मेहनत के बगैर कुछ है, नहीं होता, बिल्कुल। बहुत मेहनत है। और आसान नहीं, आसान अपनी नहीं family है, से, सपोर्ट भाई, सिस्टम से आसान दूर तो रहना। जिंदगी कहीं भी नहीं है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको बैठकर कुछ कोई खिला देगा आकर, ये कहीं भी नहीं होगा। पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क में, आपका काम करना पड़ेगा, और उसके बाद ही फिर ये सारी और ये आसाइश जो आपको मिलेगी। बच्चियां शादी करके जाती हैं ना सुहेब दूसरे मुल्क में, कुछ साल शुरू के इतने मुश्किल गुजरते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, आप बिल्कुल। किसी को जानते नहीं, आपके फ्रेंड्स नहीं। मियाँ तो काम पे जाते हैं और शाम को आते हैं, आपका भी मतलब काम स्टार्ट होते होते टाइम लगता है, उसके लिए अच्छा, पढ़ाई खुद आप पढ़े चाहिए। लिखे होते हैं, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं क्या करूं, बहुत रस्टी सा मसला है। होता जा रहा हूं मैं, मैंने क्या बहुत होती जा रही लोगों हूं। को डिप्रेशन में लड़कियों को देखा, जो पहले हमें जब मैं शो करती थी तो रीच आउट भी करते थे कि हमें डिप्रेशन है, कि हम यहाँ आए हैं और हमारा भी दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल कि घर मिस कर रहे हैं। तो भाई ये मुश्किल आसान काम नहीं है मुश्किल काम ये नजर आसान आता है। आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि लेविश लाइफ है उनकी, या फिर वो अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है और बाहर सेक्रीफाइस है होता तो है। बस पता कितनी कि आपकी बस गिरे आपकी। मौज मस्ती है। अरे फंबल कर रही हूँ, अपनी कॉफी में क्या था मौज पता मस्ती नहीं है। कितनी जो है फैंसी लाइफ होगी। तो आज हम किससे बात कर भाई, रहे यूएई हैं? से उमर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उमर। जो कि बिजनेस करते हैं। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जेंट्स है तो फिर आप जरा लेडीज होती तो मैं संभाल लेती। उमर खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपको राइज एंड शाइन पर। आप कैसे हैं ज़ुहैब? आप नादिया, आप कैसी हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, थैंक खैरियत यू। से। कितने अरसे से हैं वहां पर, क्या करते हैं, कब गए? जी जी,
तो नादिया, मैं basically I came to Dubai 10 years back. So I started my career like as a banker. You know, I used to work in Pakistan also, like you know, as a banker. तो मैं 10 साल से दुबई में हूँ, तकरीबन 7 साल मैंने यहाँ बैंकिंग की है, फिर 3 साल पहले मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था. तो इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो ऑन एंड ऑफ, लाइक यू नो स्टार्टेड एज एन एम्प्लॉय, देन आई मूव टू माय ओन बिजनेस. अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं आप उमर? मेरा basically we are into business setup services, and recently we also launched one real estate company as well. So our company is like BizPro. We like help people give consultation to the people, like you know, if somebody wants to बिजनेस start their कंसल्टेशन. अच्छा, दुबई में तो रियल एस्टेट का बिजनेस जरूरी ही है और बहुत सारे लोगों का होता है. इट्स थ्राइविंग, बड़ा lucrative है ये business, है ना. ये बिजनेस तो होता है. कैसा चल रहा है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस? नादिया, रियल एस्टेट का बिजनेस तो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है. बेसिकली वी आर इनटू बिजनेस सेटअप सर्विसेज. लाइक इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर कंपनी इन यूएई, तो हम चैनल पार्टनर है विद ऑल मेजर फ्री जोन्स. एंड अगर किसी ने कोई कंपनी बनानी है फ्री जोन में, मेनलैंड में, तो वी हेल्प देम लाइक यू नो टू स्टार्ट देयर जर्नी. और रियल एस्टेट का भी रिसेंटली लॉन्च अवर न्यू कंपनी विद द नेम ऑफ बिज लक्स प्रॉपर्टीज. तो रियल एस्टेट का बिजनेस तो आपको पता है कि दुबई के अंदर तो रियल एस्टेट का बिजनेस डे वन से बड़ा बूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है कैपिटल गेन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर एज सच कोई टैक्सेस नहीं है. तो पीपल लाइक यू नो इन्वेस्ट मनी एंड दे गेट कैपिटल गेन एंड देयर इज आल्सो अ वेरी गुड आरओआई, लाइक यू नो you buy the property here and you put on. आप क्या एडवाइस करेंगे कि कौन सा बिजनेस लोग अभी भी शुरू कर सकते हैं तो सेफ एंड दे कैन मेक मनी? और वो जैसे आप सपोर्ट करें तो क्या फाइनेंस में भी, यानी उनको कैपिटल में भी सपोर्ट करते हैं? Zoeb, actually business, what I advise people के business आप वही start करें जिसकी आपको एटलीस्ट नॉलेज हो या आपका जिसके अंदर इंटरेस्ट हो. क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास इतना कैपिटल है, हमें क्या बिजनेस करना चाहिए. तो व्हाट आई एडवाइस पीपल कि आप पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड करें, या आपकी कुछ अगर थोड़ी बहुत किसी काम में एक्सपर्टीज है तो आप वो बिजनेस स्टार्ट करें. क्योंकि बिजनेस के लिए आई फील कि कैपिटल से ज्यादा आपका इंटरेस्ट क्या है और आप क्या चीज अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए. जैसे कि इफ आई गिव माय एग्जांपल, आई यूज्ड टू वर्क एज अ रिलेशनशिप मैनेजर विद बिजनेस बैंकिंग. तो आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट बिजनेस पीपल. तो मुझे डिफरेंट बिजनेसेस का लाइक यू नो एक्सपोजर होता था कि इस तरह का बिजनेस होता है. एंड यू नो इन दुबई लाइक यू नो इट्स अ मल्टी कल्चरल. जी जी, लेकिन उमेर बहुत सारे लोग ना पैसा भी लूज करते हैं. वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि जिनका बड़ा नुकसान हो जाता है? सोच के कुछ आते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्ट करते हैं, क्या गलतियां करते हैं? गलतियां नादिया बेसिकली ये होती है कि यू शुड नॉट डिपेंड ऑन समबडी. क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि लाइक वो समझते हैं कि बिजनेस लाइक अ पीस ऑफ केक, लाइक यू नो वेयर वी जस्ट ब्रिंग द कैपिटल एंड हम स्टार्ट करेंगे, और कोई उनको आइडिया देता है, वो उस आइडिया पे वर्कआउट नहीं करते. तो यू नो यू शुड स्टार्ट एनीथिंग, यू शुड स्टार्ट ऑन योर ओन शोल्डर्स. तो आप पहले से थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसके कॉन्स एंड प्रोस क्या हैं, आप उसमें कितनी एक्सपर्टीज रखते हैं. क्योंकि कोई मतलब आपको कुछ एक सेइंग है कि कोई बंदा आपको कमा के नहीं देता, कमाना नहीं, ऐसा नहीं है. आपको पूरा रिसर्च करनी है, ब्रेक इवन कब पहुंचेंगे आप और कैसे है, किस तरह एक्सपर्टीज होना जरूरी है. बहुत बड़ी गलती जो मेरे जानने वालों ने की और मुझे हैरानी हुई उमेर कि जी किसी ने स्टॉक्स में पैसा किसी को दे दिया कि आप लगा ठीक है. फिर और क्या किया कि जी मिल के हम जो कंपनी चल रही है उसमें इन्वेस्ट किया, हर महीने मुझे अच्छा 15,000 दिरहम आ जाएंगे, ठीक है जी ये लो पैसे. ये क्या बात है, बिल्कुल ही वो लोग गायब. और गलती इनकी क्या होती थी कि नो कॉन्ट्रैक्ट्स. मैं कहूँ कि यार आपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं किए? नहीं, बस हमने जबानी जो है ना, हमने अंडरस्टैंडिंग इजी मनी के लिए कि ठीक है हमारा ना बस ठीक है वो करते रहेंगे. हमें गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती. आपने खुद गलती की कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए. ऐसे लोग इतने समझदार कैसे कर देते हैं गलती? वैसे ऐसे उमेर स्कैम्स तो वहां पे हो रहे, बहुत से लोग होंगे इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं. ज़ोएब, स्कैम तो देखें पूरी दुनिया में ही होते हैं, लेकिन स्कैमर भी जो है वो देखता है मतलब सामने वाले को स्कैम करने से पहले कि सामने वाला मतलब लाइक ग्रीडी है, उसकी प्रोडक्ट नॉलेज कितनी है. तो स्कैमर्स तो यू विल फाइंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इट्स अप टू यू कि आप किसी पे कितना ट्रस्ट कर रहे हो और उसका मतलब ट्रस्ट के पीछे आपका मतलब
रिसर्च किया है। तो बाकी मतलब वही वाली बात है कि अगर कोई आपको कहता है कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं डबल करके दे दूंगा, तो वो तो वैसे भी आपको पता है कि लाइक अच्छा उमर, अब चले बिजनेस की बात छोड़े भाई, हमारा भी बिजनेस माइंड कोई नादिया का भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, पाकिस्तान का बात। अच्छा है, इंटरेस्ट बहुत है, किया नहीं, इंटरेस्ट किया नहीं ना, कभी कर नहीं सकी ना, वो अलग ही होते हैं, वो लोग अलग होते हैं। सिर्फ नजर उन लोगों पे जो बिजनेस कर रहे हैं कि मैं सोचती हूँ यार 2 से 4, 4 से 8 बनाना, ये अलग लोग होते हैं, ब्रेन ही और है। हमसे बिजनेस नहीं होता। नहीं मुझे सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि यार बिजनेस करना, अच्छा, रिस्क लेना, हर एक की बस की बात बिल्कुल। नहीं है। उमर, अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बारे में कब गए थे, ये भी आपने नहीं बताया, और कहाँ से? 10 साल। और कहाँ रहते थे, कराची या लाहौर से ताल्लुक था? जी ज़ुएब, मेरा कराची से ताल्लुक है। आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, एज आई टोल्ड यू। सो आफ्टर लाइक फिनिशिंग माय एमबीए, आई स्टार्टेड माय करियर इन some of the banks in Karachi. I almost worked 3 years, and I moved to Dubai in 2014, and I luckily got the opportunity in some bank. मुझे उमेरा बड़े मेहनती लड़के लग रहे हैं, आप वही लग रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आपने टाई शाई लगा के और आप सेल्फ मेड इंटरव्यूज देने जाना है मल्टीनेशनल्स में, इधर उधर, है ना? ऐसा ही हुआ ना? क्रिकेट वगैरह छोड़ दिया, नाइट क्रिकेट छोड़ दी, क्या अब करियर पे फोकस करना है? जी ज़ुएब, ऐसा ही है बिल्कुल कि जब आप परदेश जाते हैं तो ऑफ कोर्स नोबडी नोज यू, और आपको मैं फिर वही बात कहूंगा, सबको बहुत सारे जो यूथ है उनको ऐसा लगता है कि हम परदेश में जाएंगे, कोई दुबई जाएगा तो वहाँ पे कोई रेड कारपेट बिछ जाएगा आपके लिए, या कनाडा जाएंगे हमारी इमिग्रेशन हो जाएगी तो वहाँ रेड कारपेट बिछ जाएगा, जॉब ऑफर लेटर हाथ में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस लाइक इफ समबडी इज लिविंग इन कराची और लाहौर, बिग सिटीज, तो मोस्टली जो भी यूथ होती है उनके पास अपनी एक दे हैव देयर ओन कार, जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं। बट आप जब दुबई आते हो या और कहीं किसी कंट्री जाते हो तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना। नॉर्थ नाज़िमाबाद से ताल्लुक था ना आपका उमर? जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद। मैं गुलशन इकबाल, हाँ बस थोड़ा सा रह गया मैं। करीबी हैं। जी। तो कराची की याद आती होगी, क्या मिस करते हैं आप? कराची को मिस करते भी हैं और बस थोड़ा सा देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, तो क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थिंक आई ट्रैवल्ड कराची में भी 4 years बैक, तो फिर बिजनेस में थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा मिलता नहीं है। तो अच्छा, शादी हो गई उमर या अभी ढूंढ रहे हैं आप? मम्मी देख रही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो फैमिली भी आपके साथ दुबई में है वहाँ? क्या बात है। जी। तो वो डिस्को बेकरी के सामने क्रिकेट याद है? नाइट क्रिकेट है ना? जबरदस्त। थैंक यू सो मच उमर, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, टाइम दिया, और बड़ा मजा आया बात करके आपसे। लेडीज नहीं थी ना, तो लेडीज भी हमारे यहाँ लेडीज ही कहा जाता है, तो जब लेडीज नहीं होती ना तो फिर मैं जरा कहती हूँ ये भी जरा बातें करें। अच्छा देखो ना यार कैसे मैं, अच्छा अभी हम क्या थोड़ा सा कंटेंट होता है ना जब लेडीज हो, उनसे बड़ा मजा आता है बातें करके, पूछ के। वो आप बक्सों की बातें करती है ना, पेटियों की और इसकी उसकी, जरा पर्दा दिखाओ, जरा किचन दिखाओ मुझे अपना, ये वो है ना। अच्छा, अभी एक और बात करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो ये नैप, सिएस्ता, ये जो आपकी दोपहर की, एक हमारे एक और कहते हैं कुगी, एक उसको की, हाँ पता है, कैलूला भी कहते हैं। हाँ, कैलूला भी कहते हैं। तो अलग अलग इसके प्यार के नाम है, आप जो मर्जी चाहे इसका नाम रख दें। और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है ये। दोपहर की नींद है, और ये छोटी वाली नींद होती है, थोड़ी देर की। कुछ मुल्कों में तो ये सारे ऑफिस में ब्रेक दी जाती है कि जाके आप सो के आए, आप थोड़ा सा रेस्ट करके आए। आप यकीन करें, इस पे जो रिसर्च हो रही है, ये इतनी कमाल चीज़ है। और मैं खुद भी देखती हूँ कि मैं थकी हुई हूँ ना, मुझे अगर 20 मिनट इनफ, वो जो पावर नैप 15-20 मिनट आप लेते हैं ना, उससे इतना फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश बूस्टअप हो जाए, जैसे एकदम से आप सिस्टम को शट डाउन करके रिबूट होता है। रिबूट, मुझे तो ये लगता है कि आपका एक रिबूट हो रहा है, और उसके बाद जो आपका मूड, आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन जरूरी है कि उस वक्त आप फोन शोन पे ना लग जाएं, आप कंप्लीटली आपने रेस्ट करना। चाहिए एक और चीज, वो जब नींद आ रही होती है ना, उस वक्त अगर कोई दरवाजा खटखटाए, बिल्कुल नहीं, जहर आपने सही लफ्ज फिर वो, अच्छा उसके बाद फिर वो नींद, जैसे मेरे से पर्सन, उनकी डिस्टर्ब जब हो जाए, फिर सर में होता है दर्द, फिर दोबारा नहीं नींद आती, फिर नहीं आती। वो एक लम्हा है जिसमें आप गए नींद में, वो एक झटका होता है जो उसी टाइम लग जाए तो ठीक है। उसके बाद फिर मेरा, अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊं ना, मेरे इतने सर में दर्द होता है, तो वो पावर नैप के ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। अच्छा, इंतजाम है ये हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है कि आप नैप ले लें, जबरदस्त है, बेहतरीन है। लेकिन इसके साथ साथ एक और तहकीक कुछ ऐसी आई है कि अगर आपके कोई प्लान्स हैं या फिर आप किसी जॉब में कोई डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है, तो ये कहा जा रहा है, अब इस पर मैं ट्रस्ट कम कर रहा हूँ, कि आप जब वो नैप लेते हैं तो उसमें आपको आइडिया आ जाता है
कि यार हाँ करना क्या है, मतलब उसमें आपको पता चल जाता है कि मैं ये फैसला ले लूं तो बेहतर है मेरे लिए, बताया जा रहा है। हाँ ऐसा हाँ, अब मुझे मैं बिलीव नहीं करता इस पे, अचानक जहन में वो आइडिया आ जाता है कि हाँ यार ये मैं कंफ्यूज था, ये वाला ठीक है, ये वाला रास्ता वो नैप के दौरान नहीं, वो तो ये इस्तिखारा आप रात को करके सोएंगे तो फिर आपको मेरा इशारा मिलेगा। यही मैंने एहसान यही कहा था, मैंने भी नादिया वाली बात की थी कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता तुम बात करो। हाँ हेल्थ पर्सपेक्टिव से बेहतरीन आई थिंक, लेकिन उसके बाद जब आप सो के उठते हैं तो आपके जरा फोकस अच्छा हो जाता है और आप यू फील सो एनर्जेटिक। ये तो मैंने खुद भी अप्लाई किया है। तो मैं क्या करती थी जब मैं ड्रामों की शूट होती है, पता है क्या करती हूँ, जो लंच ब्रेक होती है ना उससे मैं लंच नहीं करती, उससे पहले मैं ना थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। लंच ब्रेक जो हमें आधा घंटे का सिर्फ ब्रेक मिलता है, सब खाना खा रहे होते हैं, मैं पावर नैप लेती हूँ, पावर नैप, एंड आई फील सो मच बेटर। उसके बाद फिर मुझसे सही काम होता है, वरना मुझे लगता है मैं बस थक गई हूँ, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा तो भाई एहसान ये कह रहे हैं कि उनका कहने का मकसद ये है उस तहकीक का कि अगर आप वो पावर नैप ले लेंगे तो आप इतने रिफ्रेश हो जाएंगे कि जब आप फटीग्ड हुए हुए हैं, जब आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप उठेंगे तो इतने रिफ्रेश होंगे कि आपको एकदम से पता आइडिया आ जाएगा। मैंने बात की, यही मैंने बात की, मैंने भी यही बात की। मैंने थोड़ा सा उसको खींच के बात को किया, लेकिन बात तो वही था। देखिए आप और मैं बात एक ही करना चाह रहे हैं, मकसद हमारा एक है, मंजिल हमारी एक है कि और ये जरूर मैं ख्याल इसको एक हैबिट बनाए बच्चे। अच्छा इसको पता है कुछ स्कूल्स में मुल्कों में बच्चों को नैप करने देते हैं कि जी आप नैप करें और उसके बाद फिर आप और अच्छा पढ़ेंगे। भाई तो हमारे तो घर में बाकायदा खास तौर पे दोपहर में पापा कहते हैं सो जाओ बस लेट जाओ, और हम चुपके से निकल जाते हैं। पापा जरा सी आंख लगी उनकी, निकल गए खेलने के लिए दोपहर में। क्या बात है, ये तो एस्केप मिल गया। लेकिन वैसे अच्छा जो बुरी चीज है वो ये कि जब आप कुछ लोग दोपहर को सोते हैं फिर वो उठते नहीं जल्दी, वो फिर 3-4 घंटे मगरिब का वक्त हो गया, अजान हो गई और फिर सोए जा रहे हैं, वो बुरा लगता है। बुरी तबीयत होती है। उसके बाद जब अगर मेरी नींद ज्यादा हो जाए, कभी मैं मगरिब के टाइम पे उठूं तो समझे कि बस पूरा दिन जो है ना उसका बिल्कुल खराब हो गया, बहुत तबीयत तो मैं जरा पावर नैप जो है ना 20-25 मिनट, उसके लिए आधा घंटा बहुत है, उससे ज्यादा फिर टू मच हो जाता है। ज़ुहैब जो है बिल्कुल शो पे सोने की इजाजत नहीं है। आप जी प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो ज़ुहैब, आप जरा क्या बात है, मैं कल आप भी पावर नैप ले लें, आपको कुछ मिनट देते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़ुहैब तो गए, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग ज़ुहैब, उठाओ ज़ुहैब, यू लाइव ज़ुहैब। वेलकम बैक राइज एंड शाइन में। फिर आपको जी हम क्या बात कर रहे हैं? हम आगे हाँ आगे हम आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड शाइन। आफ्टर द ब्रेक हम मिल रहे हैं और हम बात करेंगे अब। हम वहाँ भी मिल चुके हैं। हाँ लेकिन हर ब्रेक के बाद ऐसे आओ जैसे लगे कि बस अभी शो शुरू किया। एक एनर्जी चाहिए होती है, अगर हम एनर्जेटिक नहीं होंगे तो फिर इनका क्या होगा, वो भी डाउन हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, वो हमें नहीं देना। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ आहो मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक पे चलिए, उसके बाद फिर मॉर्निंग शो भी करूंगी। अच्छा क्या बात कर रहे हैं हम? क्या बात कर रहे हैं, बताएं तो सही, लोगों को तो बताएं। जी जी कि लोग कहते हैं कि जी न्यूज शो पे क्या बातें करें, और हमारे यहाँ बातें ही नहीं हमारी खत्म हो रही होती हैं। बहुत कुछ है बोलने को, और खास तौर पे स्किन के बारे में डॉक्टर महविश फवाद हमारे साथ आज मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी डॉक्टर साहबा, ये आज थोड़ा सा हमने कहा थोड़ा सा ये डर्मा इश्यूज जो हैं उस पर बात करें, वरना एस्थेटिक्स, ब्यूटी, बोटॉक्स, फिलर्स पे तो बात होती रहती है, लेकिन विटिलिगो और बहुत सालों से, बहुत जब मैं दुबई में भी शो करती थी हम इस पे बात करते थे। अब इतने सालों बाद आई होप कि ये इसकी कोई नई ट्रीटमेंट्स आ गई हों, इलाज है, कितना इफेक्टिव है, और फिर थोड़ी देर बाद पिगमेंटेशन और मिलाजमा पे भी बात करेंगे। परफेक्ट हो गया। देखिए विटिलिगो एक ऐसी कंडीशन है जिसको उर्दू में फुलबेरी और बर्स भी कहा जाता है कॉमनली। इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन। इसमें होता यह है कि आपके बॉडी के अपने इम्यून सेल्स दे स्टार्ट टू टारगेट द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स इन योर बॉडी। उसकी वजह से पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है अपना फंक्शन नहीं कर पाते, पिगमेंटेशन वहाँ की ख़त्म हो जाती है ना। मतलब जैसे नॉर्मली वी आर स्किन ऑफ कलर, मतलब वी आर पीपल ऑफ कलर्ड स्किन, तो हमारे एरिया में ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली ज़ाहिर होती है और इसको बड़ा स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है। इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत मतलब असरअंदाज होती है। गोरों में इतना ज़ाहिर नहीं होता पैच, उनका मे बी स्लाइट टेक्सचरल चेंजेस और मे बी व्हेन दे गो आउट इन सन तो ये थोड़ा बहुत प्रोमिनेंस, हाँ यहाँ प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी ऑलरेडी स्किन टैन है, ऊपर से वाइट पैच आ रहा है, तो इट बिकम्स रियली प्रोमिनेंट फ्रॉम फार।
तो ये है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं, इसमें बहुत सारी नई दवाइयाँ भी आई हैं जिससे हम इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या लेजर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है इसमें अब? जी बिल्कुल, एक्साइमर्स लेज़र एक किस्म का लेज़र है। वो क्या वो करता है? लेज़र आपके बॉडी में वो चीज़ ट्रिगर करता है कि वापस से वो सेल्स जो हैं वो मतलब पूरी बॉडी में होता है, मैंने देखा पूरी बॉडी देखिए में। इट मतलब डिपेंड्स, डार्क एरियाज पे लेजर करेंगे कि वो लाइट हो जाए, या लाइट एरिया पे करेंगे कि वो डार्क हो जाए? लाइट एरिया पे करेंगे कि वो वापस नॉर्मल हो जाए एंड इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस द सेम पिगमेंट दैट इट वाज प्रोड्यूसिंग बिफोर। अब ये है कि इस बीमारी का पैटर्न डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से आता है। कुछ लोगों में लिमिटेड डिजीज़ होती है, कुछ लोगों में इट स्टार्ट्स टू स्प्रेड इन द होल बॉडी। हाँ, वो पैटर्न्स होते हैं, लेकिन होता यह है कि अगर बच्चे में अर्ली एज में आ रहा है तो हम उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो आपको बीमारी को रोकना है बढ़ने से, दूसरा आपने एग्जिस्टिंग पिगमेंट को ट्रीट करना है। सही। तो ये दो किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल, और रोकने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, वो अच्छी तरह से काम कर रही हैं। और फिर समटाइम्स वी टेक हेल्प फ्रॉम स्टेरॉइड्स एज वेल, और इसमें बाकी ऑप्शंस भी हैं ट्रीटमेंट के, लाइट थेरेपीज भी होती हैं। फिर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो यानी गया? सुना है, पता नहीं किस हद तक ये बात सही है कि फिश के बाद आप दूध पी लें। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस हाँ, क्वेश्चन ये एक्चुअली। क्योंकि ये लोगों में बात होती है एक दूसरे से, और हुआ भी है, लोगों ने ऐसा किया है जिन्होंने बड़ा पता नहीं मिथ है क्या, लेकिन हाँ, फेथ है बड़ा हाँ, है लोगों लोगों का को का इस नो पे कमेंट्स मानते ऑन हैं। दिस। जो जिनका फेथ है उसी को ना पिए, फिश के ऊपर और दूध वो ना कहते हैं पिए। कि हर फिश से नहीं, किसी खास हाँ, फिश किसी से खास होता है ना? खास फिश देखिए से भी होता है। आर्ग्यूमेंट नहीं करते चले इस बात पे, क्योंकि देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कल को मैं बोलूं, आज मैं ये बोलूं कि नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड। कल को प्रूफ हो जाती है तो मैं आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग। लेकिन अभी तक की स्टडी में ये बात सामने नहीं अभी आई तक कि इसका सामने कोई नहीं रिएक्शन आया। वगैरह की हाँ, वजह कुछ से। लोग ये कहते हैं कि ज्यादा तेज खट्टी चीजें खाने से बढ़ते हैं पैचेस। ठीक है, बढ़ते हैं तो आप खट्टी चीजें ना खाएं, छोड़ दें अपनी तरफ से। एज सच कोई हमारी तरफ से इसमें वो नहीं है, मना नहीं है कि नहीं ये नहीं खाना। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज को कहा जाता है कि सॉल्ट इंटेक आपने नहीं अपना रिड्यूस करना है, या शुगर के मरीज को कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें नहीं खानी। एनी हाउ इसमें कोई ऐसे एज सच हमारी तरफ से इतना कोई मना नहीं है डाइटरी। नहीं, और ये क्योरेबल है, यानी आप ये कह रही हैं कि इसको ऐसा नहीं है कि लोग तो पूरी जिंदगी अपनी उनकी फिर वो शेल में चले जाते हैं, सोशलाइज नहीं करते हैं। इवन वी मीट गर्ल्स जिनको हिडन पार्ट्स पे होते हैं ऐसे पैचेस, लेकिन फिर भी वो यू नो दे हेजिटेट, दे लूज देयर कॉन्फिडेंस कि कल को शादी होगी फिर क्या, मतलब कैसे करें क्या करें, मतलब दे डोंट गेट मैरिड। इवन आई नो फ्यू ऑफ द गर्ल्स बिकॉज ऑफ दिस डिजीज ओनली दे आर नॉट गेटिंग मैरिड। तो उनको ये बताएं ना कि ये ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके बैठे रहें, आप जाएं देखिए डॉक्टर के पास। समटाइम्स द पैच इज सो स्मॉल और इट्स इन अ हिडन प्लेस, तो हम उस पे एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स नहीं करते, अच्छा। क्योंकि देखें इन ट्रीटमेंट्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो वी हैव टू वेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट कि हमें वेदर वी हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट और थोड़े एरिया इजी पे तो नहीं है, यानी लेजर आप ये कह रही हैं लेजर थोड़ा सा से- है, यानी जरा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। हाँ, लेकिन ये कि अगर आप छोटा एरिया है तो उसको आप लेजर से ठीक कर सकते हैं, नहीं? लेज़र ट्राई किए जा सकते हैं, लेकिन यू नो व्हाट, जितना छोटा पैच है अक्सर औकात उतना ही रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट उसमें देखा जाता है। अक्सर औकात वाइड स्प्रेड डिजीज़ में आप पिगमेंटेशन रीपिगमेंटेशन देख रहे होते हैं, लेकिन वो पैचेस अक्सर औकात रेजिस्टेंट होते हैं। देन व्हाट वी डू, वी टेक द पिगमेंटेड सेल्स फ्रॉम नॉर्मल स्किन, सर्जिकली वहाँ से रिमूव करके उस पैच में डाले जाते हैं। अच्छा, वैसे कुछ इस पर रिसर्च हुई है कि होता क्यों है, वजह क्या है? आई reason? टोल्ड यू इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। बस हाँ, ऑटो इम्यूनिटी किसी उसके और इसके अलावा कोई यानी किसी मेडिसिन food का intake से, रिएक्शन? किसी देखिए medic- जेनेटिक, इट इज जेनेटिक, इन सम केसेस इट इज, लेकिन स्पोरेडिक केसेस भी देखे जाते हैं, हर वक्त जेनेटिक नहीं अच्छा, होता। कभी कभी क्या होता है कि ये पैचेस आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद कैल्शियम की इसमें बहुत वो सी चीजें हैं, डेफिशिएंसी बिल्कुल। है, वो पैच पड़ गया, या कभी देखिए, कभी that स्किन is- ड्राइनेस हाँ। या एक्जिमा का भी ना आपको शुरू Exactly. अच्छा हो सकता है कि यही हो रहा हो, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये तो शायद कैल्शियम की कमी की वजह से देखिए है, हमारे या पास ऐसा स्किन ड्राइनेस एक है। लाइट होती है, उसको वुड्स लैम्प कहते हैं। उसमें वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द पिट्रियासिस एल्बा, जो आपने कहा कि ड्राइनेस की वजह से पैचेस आते हैं, दैट इज पी एल्बा। अक्सर औकात बच्चों में ड्राई स्किन पे वो लाइट पैचेस आ जी, जाते लगता है हैं। वैसे। अब इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि वो फेंट होता है, हल्का सा स्किन कलर से लाइटर होता है। सही। ये डी पिगमेंटेड पैचेस हैं, इसमें बिल्कुल कोई पिगमेंट नहीं होगा, इट्स टोटली विदाउट पिगमेंट, इट्स मिल्की वाइट। और इसके मुझे यानी फिर ये तो आप जब धूप में निकलते हैं तो ज्यादा इन लोगों को इरिटेशन होती है धूप से देखिए और चीज़ें? our melanocytes they are actually a blessings for us in a way कि ये हमें धूप से डैमेज से प्रिवेंट करते हैं।
जिन लोगों को ये मेलानोसाइट्स नहीं है वो डायरेक्टली उनकी स्किन बर्न होगी। आई हैव सीन पेशेंट्स विथ ब्लिस्टर्स ऑन देयर फेसेस आफ्टर सनबर्न। ये ऐसे लोग बीचेस पे चले जाते हैं, दे डोंट टेक सन ब्लॉक वेरी सीरियसली, दे डोंट वेयर अ सन ब्लॉक। फिर ऐसे लोग जिनकी स्किन पे वहाँ वो खुलिया नहीं है, वहाँ उनको प्रोटेक्शन कोई भी नहीं है, इट्स गोइंग टू बर्न लाइक एनीथिंग। उसमें बड़े बड़े ऐसे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, ऐसा होता है। ये चीज़ है। और वही वाली आपने जो बात बताई ना कि साइकोलॉजिकली कितना डिस्टर्ब कर देता है ये किसी को, उससे भी शायद इलाज जो है स्लो हो जाता है क्योंकि आप डिप्रेस्ड इतना है, तो आपकी जो ऊपर ट्रीटमेंट वैसे काम नहीं कर रही होती। ये सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट यू टेक। अच्छा, व्हाट अबाउट पिगमेंटेशन, मिलाज़मा टाइप जो चीज़ें, उस पर भी हम बात करें। देखिए अगेन आई टेल यू कि मिलाज़मा का भी स्ट्रेस से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इस पर बात बहुत कम की जाती है, लेकिन देखिए मेलास्मा के बहुत सारे फैक्टर्स हैं अंडरलाइंग। इट कैन बी जेनेटिक, इट कैन बी ड्यू टू हार्मोन्स, इट कैन बी ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ऊपर से सन एक्सपोजर जो कि बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर है वो इसको एग्रेवेट करेगा। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एक तरफ हम कॉजेज देखेंगे कि क्या कॉज है इस पिगमेंटेशन के बनने का, दूसरी तरफ वी आर गोइंग टू सी कि एग्जिस्टिंग पिगमेंट है उसको बढ़ने से कैसे रोका जाए। उसके लिए पहले तो सन ब्लॉक लगाएंगे तो वो मेंटेन रहेगा, एंड देन व्हेन यू यूज़ दोज ट्रीटमेंट्स जो हम कस्टमाइज़ करके पेशेंट्स के हिसाब से एज, उनके स्किन की कंडीशन देखने के बाद उनको एडवाइस की जाती हैं, तो उन ट्रीटमेंट्स का रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल लोगों का नहीं होता। एंड देन वी हैव हीट एक्सपोजर विच कैन ट्रिगर इट फर्दर। फिर हमारे यहाँ लो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम, इस पे ना मैंने बात भी करनी थी। अभी रिसेंटली 1-2 साल में इतने लोगों ने क्रीमें निकाली हैं, इतने ब्रांड्स लोकल आ गए हैं कि हाइलुरोनिक एसिड जी, फला क्रीम, फला एसिड, फला चीज, और बहुत सस्ती बहुत सस्ती कि मुझे पता है कि ये इंग्रेडिएंट्स जो है इतनी सस्ती है ही नहीं, वो खुद ही इतने महंगे हैं, तो आप क्रीम कैसे पूरा पैकेजिंग के साथ सदर में कोई एक जगह है वहाँ ये सारी चीजें मिलती हैं, बने बनाए बॉटल्स, उनमें प्रोडक्ट डला हुआ। यू जस्ट हैव टू प्रिंट योर लेबल, स्टिक इट ऑन इट, और उसको आप एडवर्टाइज कर दें। नीच को देखा है ना कि लोग गोरा होना चाहते हैं, आप पता नहीं क्या चीज़। के अलावा भी ज़ोहेब इतनी सीरम्स आ रहे हैं, बन रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों के नाम के साथ वो बिक रहे हैं। मैंने 1-2 का ट्राई किया और सिर्फ देखने के लिए ऑनलाइन में तो बहुत इजी हो गया, मैं तो पहचान गई, मैंने कहा ये क्या है। और उसमें क्या होता है कि फिर सेलिब्रिटीज को आप ऑब्वियसली और इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स को आप जो हैं इंगेज कर लेते हैं और फिर वो उसकी प्रमोशन करते हैं। मैं तो बड़ा छोड़ दिया इसमें, मैं बड़ी खुद तंग हो जाती थी कि भाई ये क्या है। कुछ जो अच्छी होती पूरे प्रोसेस में सबसे कम कीमत उस प्रोडक्ट की है जो आप अपने चेहरे पे लगाने वाले हैं। बिल्कुल। उसके बाद उससे महंगा उसकी पैकिंग है, उसकी बॉटल है, उससे ज्यादा महंगी उसकी एडवर्टाइजमेंट। क्या प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, फिर आप सोच लें। इज नॉट दैट वर्थ, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, उसमें सब स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। द प्रोडक्ट इज मे बी ऑफ 80 रुपीज और सो, उसकी पैकिंग 200-250 की हो जाएगी, और फिर आप एडवर्टाइजमेंट पे लगा लें पैसे जितने आपको लगाने हैं। तो मैं कहती हूँ हाइलुरोनिक, क्या कहते हैं हाइलुरोनिक, पता नहीं है, तो मैं नाम ही आपकी अभी सुनो, 2-3 आपने नाम अभी लिए हैं, वो भी मुझे नहीं पता था क्या है, ये कोई क्लब है, ये कोई फुटबॉल का क्या है। इतनी मतलब ये सस्ती तो नहीं हो सकती। देखिए ये काम करती अच्छी क्वालिटी, बात ही कि इनकी प्राइस क्या इतनी सस्ती है कि वो इतनी सस्ती मिल रही है मार्केट में। नहीं, देखिए क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका अच्छा होना चाहिए ना। आपने वो चीज़ें मंगा के बाहर से घर पे तो नहीं बैठ के ट्यूब्स भरनी है, और ऐसा हो रहा है। ये जो हर दूसरे बंदे ने नाराज़ होके कंपनी खोल ली है वो ऐसा ही कर रहे हैं। घर पे बैठ के वो प्रोडक्ट बाहर से मंगाते हैं, घर पे बैठ के अपनी बीवी बच्चों को बिठा के और वो बॉटल्स में भरा जा रहा है, उसको सील पैक करके और सेल किया जा रहा है। अच्छा, और जो इससे पहले डिजीज की हम बात करें थे, ये इस वजह से भी इंजेक्शंस वगैरह लगा के लोग जो गोरे हो जाते हैं और चीजें, ये नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है इसका? Nothing as such, it's not directly related. See, it's an immune disease. जैसे बाल झड़ होता है जिसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, उसमें यही वाला जो मैकेनिज्म है, यही वाला इम्यूनिटी इज अगेंस्ट द हेयर प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ योर बॉडी। अब विटिलिगो में डिफरेंस ये है कि यही इम्यूनिटी जो है वो आपके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल के अगेंस्ट एक बन गई है आपकी बॉडी में। नाउ योर ओन बॉडी इज ट्रीटिंग योर बॉडी सेल्स एज फॉरेन, और उनको अटैक किए जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। यानी हमारी अटैक कर रही है ना, ये पता नहीं है। 4 दिन से यहाँ घूम रही है और पता नहीं खाती पीती क्या होगी, ना बाहर जा रही है ना काम कुछ खाने को यहाँ सर्व कर रहे हैं, ये जिंदा कैसे?
4 दिन में इसको मैं देखी हूँ, सेम वही मक्खी है, इट्स अलाइव। आपको मक्खी का इंटरव्यू लेना चाहिए। है ना, मुझे सिर्फ ये दिल कर ऐसे पूछो कि बहन तुम खाती क्या हो, तुम्हें पानी कहाँ से मिल रहा है, या तो जी, बंदा जी, बाहर बिल्कुल। जाके ना कुछ खा पी के आ जाए। भाई मक्खी ये है, तो इधर बात है देखिए स्टूडियो में। वो मक्खी है बेचारा, मच्छर थोड़ी है, वो तो सरवाइव कर जाएगी कहीं भी। मक्खी है, उसको आता है सरवाइव करना। मच्छर बेचारा ये मारा और गया। देखिए मच्छर का तो मसला ही कोई नहीं, उसने कहीं ना कहीं से खाना पीना उसने कर लेना है। नहीं नहीं मक्खी कहाँ से नहीं, खा पी मच्छर रही तो है? बेचारा उसको मजलूम है। न्यूट्रिशन मजलूम कहाँ है। से मिल रही है? अच्छा आप मक्खी मार के दिखा दे, मच्छर तो 2 मिनट में मर जाता है, मक्खी नहीं मरती। अच्छा खैर, हम कहाँ से कहाँ बात चल थैंक यू सो मच डॉक्टर महवेश, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। कोई खास आखिर में दिल जलाने वाले मसले पे कोई मैसेज देना चाहेंगी जो आपका दिल जलता हो कि यार ये क्या हो रहा है, मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना कुछ सीखा, इतना जानती हूँ, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये किस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्या गलती हो रही है, वो और कह आपके दें। पास कोई ऐसा आया हो जो बड़ी अजीब सी बात कर, ये मुझे मेरे लिए ये कर दें जिसमें आप। आपका आपने दिल कहा, क्या दुखता हो। डेली बेसिस पे बहुत सारी बातें होती है जिन पे दिल दुखता है आपका, बट हम शायद इम्यून हो चुके हैं अब। नाउ आई हैव स्टार्टेड टू इग्नोर थिंग्स, क्योंकि बहुत बोल लिया, बहुत आवाज़ें उठा ली कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमेशा एक बात पेशेंट पे बड़ा अफसोस होता है जब वो सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ हो गया, छोटा सा फंगल इन्फेक्शन हो गया, उस पर उठा के कोई स्टेरॉइड लगा लेंगे, कोई फ़कीरी मरहम लगा लेंगे, उसको अब इतना बिगाड़ के आप आ गए हैं। वो इन्फेक्शन तो अब रेजिस्टेंस हो ही गया है उसका डेवलप, लेकिन आपने जो अपनी स्किन को गलत दवाई लगा के डैमेज किया है, अब यानी कि यू हैव अ डिजीज़ ऑन टॉप, यू हैव अ डैमेज स्किन। नाउ वी हैव टू ट्रीट बोथ द थिंग्स। सही। देखो, अच्छा आपने अभी ना आम की बात की, कौन सा आम आपका फेवरेट है? चौसा? सारे। नहीं, आई एम सिंधी, तो सिंदड़ी आम मेरा। सिंदड़ी आम। जी, अच्छा, इनको सिंदड़ी का एक पॉइंट आ गया, सिंदड़ी आम। आमों के भी प्रोविंस होते हैं। जी जी, प्रोविंस। और सिंध से आया भाई, सिंदड़ी सिंध से आया है, लंगड़ा भी सिंध से आता है, पंजाब से भी आता है। लेकिन चले, ये आप सिंदड़ी ये नहीं फेवरेट आप? जबरदस्त, मतलब हमारा क्या हमारा loyalty रटोल और आपकी। चौसा है। मैं कहती हूँ बस जो सही है ना, आम अंदर से बिल्कुल सही हो, कच्चा ना हो, साफ-सुथरा आम हो। और ओवर कुक्ड ना हो, आम की परवरिश अच्छी होनी ना हो, चाहिए। उस पे व्हाइट वाला निशान ना हो, वो मेरे लिए ठीक है। हाँ, बस सारे आम हमारे। तो खैर डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये जनाब हमारा शो राइज एंड शाइन का। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक देते रहिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग।